गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ का नाइन्थ चैप्टर यानी कि निर्भय बनो। निर्भय बनो लिखा है। निर्भय बनो यानी कि अपने अपने अंदर का जो डर है उसको दूर करो और अपने अपने आप को ताकतवर बनाओ। जैसे कि ये लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। उसका जन्म था सन 1921 और उसकी निधन यानी कि उसका मृत्यु हुआ था सन 1977। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान जो आज वर्तमान बिहार है उसके पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी कि नेपाल जो बिहार के एकदम नज़दीक था वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा यानी कि उसने जेल भी अपने हिस्से में आई थी। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। यानी कि प्रख्यात कब हुए वो, उसका एक उपन्यास उसने निकाला था मेला आंचल, वहाँ से उसने अपना नाम रोशन हुआ। उसके पहले एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उसका जीवन अनुभव मुखरता है। यानी कि उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो उसकी कोई भी उपन्यास में उसने दिखाया गया है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता के मानवीय सदस्यता का पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपने रचनाओं को व्यक्त किया है। उसकी भाषा में लोक बोलियों की शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन मेला आंचल, पारती, परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू, रोड, कितने चौराहे आदि उनकी प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदमी रात्रि, आदिम रात्रि की महक आदि उसके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह अंश उसके उपन्यास जो उसका उपन्यास है कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। कौन कौन से प्रकरण से लिया गया है? 7वें प्रकरण से। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ में निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। जो स्टूडेंट लाइफ रहती है वो किस तरह से जी जाती है, किस तरह से जीना सिखाया है इसमें, कि इसमें क्या क्या हमको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सब कुछ यानी कि निर्भय बनो कि अपने अपने अंदर का जो डर है वो डर निकाल के, जो स्टूडेंट लाइफ है ना, जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है उसमें से अपना डर निकाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के पात्र दिए गए हैं। तो पात्रों के बारे में हम उसको बारीकी से बताए तो पात्रों के अंदर प्रियवद यानी कि प्रियोदा, उसका शॉर्ट नेम इसमें लिखा है, उसका पूरा नाम है प्रियवर्त और उसका शॉर्ट नेम है उसमें प्रियोदा। और उसका दल है जो एक उसकी हम बोलते हैं ना हमारा फ्रेंड्स, हम सब लोग फ्रेंड्स है, तो इस तरह से इसमें एक उसका दल बनाया है उसने। दल के अंदर उसने रोबी नामक एक उसका दोस्त है, दूसरा है कालू, तीसरा है मनमोहन, चौथा है इब्राहिम और पांचवा है सूर्यनारायण। ये हमें याद रखना है खास करके, क्योंकि इसके दल के सदस्य के नाम बताओ तो हम बता सकते हैं कि रोबी, कालू, मनमोहन, इब्राहिम, सूर्यनारायण। अब इसमें देखेंगे न तो पहले देखेंगे तो रोबी, कालू, इब्राहिम, सूर्यनारायण उसके पहले से ही दोस्त थे। उसका नया दोस्त था मनमोहन और मनमोहन का परिचय करवाया था कालू ने। कालू ने आके बताया कि ये हमारे दल में हमारे साथ आना चाहता है। तो प्रियोदा ने उसकी क्लास ली। पहले तो क्लास के अंदर उसने क्या क्या पूछा,
मनमोहन किसी को अपने दल में आने से पहले प्रियोदा उसकी क्लास लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है, किस तरह से करना है और उसके अंदर क्या नॉलेज है वो उसको देखना पड़ता है। तो प्रियोदा ने मनमोहन के सिर से पैर तक देखकर पूछा कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिससे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मनमोहन ने उसका जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो प्रियोदा का दूसरा सवाल था। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। मैं क्या बनना चाहता हूँ? वकील। सभी ठठाठा कर हंसने लगे, यानी कि अपने सब दोस्त हंसने लगे कि यह वकील बनना चाहता है इस तरह से। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, क्योंकि उसने उसको इंटरव्यू ले रहा था उसके। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो उसने बोला कि हम उसको सीख लेंगे कि बीमारी को किस तरह। चलो, अब ये बात हो गई हमारे प्रियोदा के फ्रेंड सर्कल जो है उसका जो ग्रुप है उसके बारे में, इसमें दल बनाना, किस तरह से दल बनाना है, उसके दोस्त कौन कौन से हैं, ये सब बात हमारी हो गई। अब इसमें जो बताया गया है एक रोग है उस रोग का नाम है हैजा। हैजा यानी कि होता है कोलेरा। मनमोहन ने पूछा अपने प्रियवद ने पूछा मनमोहन को कि तुम कोई हैजा के जो बीमार लोग हैं उसकी सेवा में हमारा साथ दोगे? तो मनमोहन ने बताया, डरने लगा कि मुझे इस रोग से बहुत डर लगता है। अब हमें उसके धीरे धीरे बताते हैं तो इस तरह से होता है कि ये दल पूरा वीक पड़ता है और बाद में जब शनिवार का दिन रहता है तो आधे दिन की जो स्कूल रहती है, स्कूल छूटने के बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो जगह का नाम है बालूचर। बालूचर का मतलब होता है कि एक नदी जो रहती है, नदी के पास जो रेत का जो एरिया होता है, जो रेत का एरिया होता है उसमें सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे पूरे वीक का, यानी कि पूरा जो हमारा वीक रहता है वो वीक का कार्यक्रम तय करते हैं कि इस वीक में हम क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। और रविवार के दिन सुबह सब मिल के पूरे गांव में मुठिया लेने के लिए जाना पड़ता है। मुठिया यानी कि थोड़ा अन्न का दान, यानी कि भिक्षा लेने के लिए सब लोग जाते हैं। और जो ज़रूरतमंद है, यानी कि जो गरीब है, जो भूखा है, उसको वो मुठिया यानी कि अनाज उसको दिया जाता है। सब लोग मिलके उसको देने के लिए जाते हैं। उसमें अब आगे बढ़ते हैं तो प्रियोदा, अभी हम थोड़ा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को ही, कि मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी था। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसको प्यार करते थे। हर रविवार सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगते हैं, यानी कि मुठिया मांगने के लिए जाते हैं, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। बीमार छात्र या शिक्षक कोई भी हो उसकी सेवा पूरी तरह से करते थे। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसकी सेवा करते थे। उसने एक क्लब बनाया और क्लब में उसने अपना जो स्थान था वो उसमें प्रमुख बना। उसके दल का एक प्रमुख था प्रियोदा, और सब उसकी इज्जत करते थे। स्टूडेंट तो ठीक है, मगर टीचर्स भी, यानी कि शिक्षक भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। शनिवार का उसका कार्यक्रम रहता है कि बालूचर में इकट्ठा होना। वहाँ पे नदी का नाम था परमान नदी। कौन सी नदी थी? परमान नदी। परमान नदी में सब इकट्ठे होते थे, वहाँ पे बैठते थे, खेल कूदते थे, और रविवार का जो कार्यक्रम होता है उसको तय करते थे कि आज रविवार का कौन कौन सा कार्यक्रम हमारा रहेगा। और बाद में होता है क्लब के सब सदस्य वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे आता है मनमोहन, जो मनमोहन का मैंने परिचय आपको दिया कि मनमोहन कौन है, कालू ने उसका परिचय करवाया। और सूर्यनारायण, क्लब का एक सदस्य था सूर्यनारायण। वो पढ़ाई में तो कमज़ोर था मगर शरीर में हष्ट पुष्ट था, यानी कि मजबूत था। उसने साथी सूरज पहलवान कहते थे, सब उसको क्या कहते थे? सूरज पहलवान। सूर्यनारायण का नाम शॉर्टकट में बोलते थे सूरज पहलवान।
मनमोहन को तैरना सीखने की जिम्मेदारी प्रियोदा ने किसको दी? सूर्य नारायण यानी कि हम बोलते हैं उसको सूरज को जिम्मेदारी दी। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं प्रियोदा, उसको मैं पानी में फेंक दूंगा, वो अपने आप तैरने लगेगा। अब मनमोहन को गीत गाना आता था, तो सभी ने उसको पूछा कि चलो जिद की कि चलो तुम एक गीत हमको सुनाओ। तो मनमोहन ने एक गीत सुनाया। तो गीत की जो पंक्तियाँ थी वो इस तरह है कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जी। ये सबने ये गीत जब मनमोहन ने सुनाया तो सबने उसकी तारीफ की। पूरा कार्यक्रम तय करने के बाद सूर्यास्त होने वाला था, तो सब अपने अपने घर पे जाने के लिए निकले। नदी को जो पुल था, वो पुल पे वो निकल रहे थे, वहां पे गाड़ी वाला खड़ा था, वो अपने मग्न होकर गीत गा रहा था, विद्यापति का गीत गा रहा था। कौन सा गीत गा रहा था? विद्यापति का। सूरज ने भी उसने सुर मिलाया, सूरज ने भी उसको सुर मिलाया। अब दल का जो एक नियम था, वो नियम ऐसा था कि कोई भी सदस्य किसी भी तरह की गाली गलौज नहीं बोल सकता, इस तरह का नियम था। अब हुआ एक वहाँ पे एक घटना बनी। घटना इस तरह से बनी कि उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया जो थी ऊपर जो आकाश में उड़ रही थी उसको नीचे गिरा दिया। उसके पंख में गोली लगने के साथ ही वो चिड़िया जमीन पर गिर गई। उसने पूरा जो उसका दल था वो दौड़ के वो चिड़िया के पास गया, मगर उसका जो नौकर था, जो साहब का नौकर था, वो उस चिड़िया को उठा के ले गया। तब उसके दल के जो सदस्य थे इब्राहिम, जो हमने पहले बोला कि उसके दल के कौन कौन से सदस्य है, तो इब्राहिम है। तो इब्राहिम ने गाली बोली। तो गाली बोली ना, तो प्रियोदा ने बोला होल्ड, कि दल का नियम है कि कोई भी अपने मुंह से गाली निकाल सकता नहीं है। तो इब्राहिम ने अपनी दलील ऐसे दी कि अफसर लोग जो गाली बोलते हैं तो ठीक है, तो हम गाली बोलते हैं तो बुरा है। इस तरह से अब मनमोहन को जो डर था, अपने मनमोहन बहुत डरता था, तो उसने प्रियोदा के साथ घर जाने का जो रास्ता था उसमें वो अकेला नहीं जा सकता। तो प्रियोदा ने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ। तो रास्ते में उसने एक सुनसान मकान देखा, तो वहाँ जाने से डरते थे, मगर प्रियोदा ने उसने साथ में लेके गया और बोला कि यहाँ पे पहले पोस्टमार्टम हुआ करता था। यहाँ पे कोई भी आदमी मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे करते थे, और लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ पे भूत प्रेत होए, मगर इसमें कुछ डरने की चीज़ नहीं है। इस तरह से पूरी कहानी का जो हमने बोला अभी जो अर्थ है, वो जो सार है, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रियोदा प्रियव्रत मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको बहुत प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे यानी कि छोटा सा गांव जो है उसमें वो प्राय सभी जानते हैं, प्रियोदा को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो इतना फेमस हो गया था। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकलता था। यानी कि कंधे पे झोली लटका के वो अपने गांव में आश्रम के लिए सन्यासी बन के आश्रम के लिए मुठिया यानी कि भिक्षा लेने के लिए निकलता था, कभी अकेला तो कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर, यानी कि तात्कालिक वो वहाँ पे पहुँच जाता था। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसकी सेवा जुटा रहता था। उसका जो दल था वो पूरी तरह से उसकी सेवा में लग जाता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। हमने पहले ही बोला था कि उसके दल में कौन कौन से सदस्य हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार, यानी कि जो नदी का नाम था परमान, उसमें बालूचर यानी कि जो नदी का एक पट था रेती वाला, वहाँ पे सब सदस्य मिलता थे। स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। खेल कूद गाना बजाना अलावा
प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता था। यानी कि प्रियोदा के पास जो नॉलेज था वो सबको सुनाता था। रविवार का प्रोग्राम तय करते थे कि अब रविवार को क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या काम है हमारे, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूल करने के लिए, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए कौन सदस्य किस जगह पे जाएगा वो तय किया जाता है। किस बीमारी की सेवा करना कौन कौन जाएगा, ये जो बीमार होते थे वो कौन कौन वहाँ पे जाएगा, इस तरह से सब कार्यक्रम तय करते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था कि प्रियोदा, यह मोना, यानी कि उसका शॉर्ट नेम था मोना, उसका पूरा नाम था मनमोहन, खूब तेज लड़का है, वो हमारे क्लब में सदस्य होना चाहता है। तो प्रियोदा ने मनमोहन के सिर से पैर तक देखकर पूछा। पहले तो उसने सामने खड़ा था प्रियोदा मनमोहन, तो मनमोहन को सिर से पैर तक प्रियोदा ने देख लिया और बाद में उसने थोड़े क्वेश्चन पूछे कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसको लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मनमोहन ने उसका जवाब दिया कि महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो प्रियोदा ने दूसरा जो सवाल था वो पूछा। तो मनमोहन थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। मनमोहन क्या बनना चाहता है? वकील बनना है। सभी ठठाठक हंसने लगे, यानी कि जोर जोर से सब लोग हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। प्रियोदा पूरा गंभीर ही रहा क्योंकि उसको आगे का क्वेश्चन पूछना था। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? प्रियोदा ने फिर से क्वेश्चन किया कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन ने बोला कि सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? हैजा यानी कि कोलेरा, जो पहले हमारे यहाँ पे कोलेरा की बीमारी बहुत बड़ी थी, तो उसने बोला कि हैजा नाम की जो बीमारी है उसकी सेवा करना आओगे क्या? तो मनमोहन थोड़ा चुप रहा क्योंकि हैजा नाम से ही उसे डर लगता है। गाना जानते हो? चौथा प्रश्न पूछा। तो बोला कि जी। तैरना? तो तैरना उसको आता नहीं था, तो उसने बोला तैरना आता नहीं है। जी जी नहीं, क्योंकि उसने ना बोला कि मुझे तैरना आता नहीं है। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, यानी कि सूर्य नारायण उसका एक सदस्य है, उसको कहा, उसका शॉर्ट नेम था सूरज, मोना को तैरना नहीं जानता। तो सूरज ने उसका जवाब दिया, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा, अपने आप तैरने लगेगा। जब उसको पानी में डाल दूंगा तो कहाँ जाएगा? वो अपने आप सीखने लगेगा। सभी हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर में उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। जैसे कि हमारे स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं वो शरीर से मजबूत रहते, माइंड से थोड़े कमजोर रहते, यानी कि पढ़ाई लिखे में उसका बहुत ध्यान नहीं लगता था। उसी तरह सूर्य नारायण का भी ऐसा ही था। उसके साथी सूरज पहलवान कहते, उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। जो तैरना सिखाने का काम है वो काम किसका है? सूर्य नारायण का। उसी दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन को गीत सुनाने की इच्छा प्रकट की। तो मनमोहन तो पहले लजाया यानी कि शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखर यानी कि जो अपने गले की खांस को थोड़ा ठीक किया, गला साफ किया और अपना गीत गाना शुरू किया कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस तरह से उसने अपना गाना सुनाया। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। जो प्रभात फेरी यानी कि जो मुठिया हम लेने के लिए जब जाते हैं, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए जब जाते हैं, तो हमारा पास जो गीत है वो मोना को यानी कि मनमोहन को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी कि सूरज धीरे धीरे झुकने लगा, यानी कि सूर्यास्त होने की तैयारी हो रही थी। बालूचर पर लाली उतर आई।
परमान की धारा डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई, यानी कि नदी के अंदर जो जैसे दी सूर्यास्त होता है तो उसकी किरणें झील मिलाने लगी। परेखू दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे, यानी कि अपना दल के सब एक दूसरे से हाथ मिला के अपने पंख वाले परेखू दल बांधकर बांस वन की ओरने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान जो था, हमने पहले बताया, तो तन्मय यानी कि एकदम मग्न होकर गीत गा रहा था। गीत कौन सा था? तो इस तरह से था कि भोला गरीब का दिन पहिया हरब भोला गरीब का दिन, इस तरह से वो गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टा ले लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पीबेत काल लोटा लेकन छीन, इस तरह से उसने भी गाना शुरू किया। कृत्यानंद झा ने कहा कि विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? किस तरह से लाचारी? सब ठटकाए, यानी सब हंसने लगे। बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया, यानी कि बंदूक की गोली की आवाज आई। एक परेखू बालूचर पर गिरकर छटपटाने लगा। जो पंखी का जो दल था उसमें से एक जो पंखी यानी कि पक्षी था वो नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। जो उसका साथी था उसके पास बैठकर बहुत रोने लगा, यानी कि जो पक्षी था वो उसके पास में बैठकर बहुत रोने लगा। मट मेले अंधकार में एक अर्धनूली आदमी दौड़कर हुआ आया और वहाँ पे जो गिरी थी चिड़िया उसको पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, यानी कि उसको सांप को बोला उसने जोर से कि आपने जो चिड़ियों को गोली मारी थी वो नीचे मुझे यहाँ पे मिल गया। ये सब जो चीज़ हो रही थी वहाँ पे, ये सब उसके जो प्रियोदा का दल था वो सब देख रहा था। उसमें से इब्राहिम अपनी गलती का एहसास हुआ। इब्राहिम बोला, सब डीटी साहब अर्दली है, यानी कि वो ऐसे कि अफसर अर्दली यानी कि उस अफसर का नौकर है, उसको बोला। जो इब्राहिम था उसके नौकर, जो साहब का नौकर था, उसको गाली देने लगा। इब्राहिम तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा ने मुंह में अचानक निकला होल्ट, यानी कि रुको, इस तरह से हमको गाली बोलना नहीं है। खचड़ा बोला उसको, खचड़ा, कि ये खचड़ा है, यानी कि खचड़ा यानी कि वो एक मूर्ख है। इस तरह से वो जो पक्षी है उसको मार दिया उसने। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द यानी कि गाली मुंह से नहीं निकाल सकेगा। इब्राहिम ने तुरंत ही सिर झुकाकर दल के नायक जो प्रियोदा थे उस सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले, यानी कि फिर से अपने से रहा नहीं गया कि साहब ने इस तरह से जो पक्षी को उसको गिरा दिया था, फिर से बोल दिया साले ने। सभी हंसने लगे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। हमारा दल का नियम है कि 10 गलती तक माफ करना और 10वीं गलती जब हुई तो उसको दल में से निकाल देना है। तो इब्राहिम की कितनी गलती थी? 8वीं गलती हो गई। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तो सरकारी अफसर है उसको गाली देने में क्या हर्ज है? उसको तो गाली दी जाती है। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा ने बोला कि तुम्हारा मुंह बिगड़ेगा, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मगर वे जो गाली देते हैं, इब्राहिम ने फिर से कहा, तो वो लोग जो गाली बोलते हैं तो प्रियोदा ने कहा, वे क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझ सकेंगे। यह महीन बात देरी से बुझाता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसी रूल्स को मानना होगा। हमारे जो नियम बने हुए उसको मानना पड़ेगा। नियम की कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, तुमको ये पता है ना कि हम किसी भी तरह के खराब शब्द का इस्तेमाल यानी कि गाली गलौज का यूज़ कर सकते नहीं है।
बात खत्म हुई, सब सहु आइन यानी कि एक धर्मशाला का नाम है सहु आयन के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, यानी कि एक दूसरे अब अपने अपने घर पे निकलने के लिए वहाँ से अलग हुए। कालू ने कहा, मोना यानी कि मनमोहन, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। कालू ने कहा कि मोना तू अकेला डरेगा, तो चल मैं तुमको अपने घर पहुँचा देता हूँ। ठीक है, तो आगे है, तो प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? क्वेश्चन पूछा, या मोना डरता है यानी कि मनमोहन डरता है? मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा। कालू कालू को बोला कि तू घर जा, मैं मोना को अपने उसके घर पहुंचा दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह, एक सुनसान एक जगह आई, वहां पे आकर दोनों रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। कौन से पेड़ थे? पीपल के पेड़। दोनों ओर बहुत दूर खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, यानी कि पोस्टमार्टम होता था वहां पे। इसलिए लोगों को डर लगता है कि आपस में पेड़ों पर भूत पिचास किलकिलाल कर गए हैं कि भूत पिचास यहाँ पे हंसते हैं। मैदान में प्रेरणतियाँ नाचती है, यानी कि जो हम डाकण बोलते हैं, वो यहाँ पे नाचती है मैदान में। संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? प्रियोदा ने मनमोहन को पूछा, क्यों डरने लगा? अकेला यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, मैं यहाँ पे अकेला नहीं आ सकता। तो प्रियोदा हंसने लगे और बोला, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी डरता था। जो अच्छा काम करता है, जो सही काम करता है, वो कभी किसी से नहीं डरता, यानी कि उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरु महाराज मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद ही भूत होता है, वो खुद भूत होता है, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको भूत से क्या कर सकता है? उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो। तो यह गाना राम रहीम का, मनमोहन ने गाने चालू किया। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जी। इस तरह से उसने अपना गाना। अब हम बात करेंगे कि अब हमारा ये YouTube चैनल जो है, उसको हमारा सदस्य बनने के लिए, जिस तरह से इसमें प्रियोदा का जो दल है, इसी तरह हमारा दल में किसी को शामिल होने के लिए हमारा बेल आइकन दबाना एज ए कंपलसरी है। बेल आइकन दबाने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी नया वीडियो जब हम YouTube पे अपलोड करेंगे तो आपको सीधा ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। तो बार बार आपको लिंक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि सर ने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। तो ज़रूर आप याद रखना है कि किसी भी तरह बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब करना है। मुझे पता है कि आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, अगर समझने में किसी तरह की मुश्किल आ रही है, तो आप मुझे अपने कमेंट भेज सकते हैं। कमेंट भेजने के बाद आपको अपना जवाब मिलेगा। जो अभी तक हमारे जितने भी चैप्टर यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं, तो ये सभी चैप्टर हमको वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं। जब हमारा स्कूल चालू होगा तो सभी जो चैप्टर आपके यहाँ YouTube में अपलोड हो चुके हैं, वो सभी वीडियो का हम पूरा चैप्टर देखेंगे। अगर आपको कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, गुड डे।